So hello guys, welcome to the class and this beautiful chapter refraction of light. Very important and it start with the class 10th of yours and continues till 12th. आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत अच्छा सा चैप्टर है, लाइट से रिलेटेड है। पिछले सेशन में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किया था। इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सीन, प्लीज गो एंड वॉच द सेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम क्या क्या देखने वाले हैं। यस प्राची, श्योर। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझिए। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड एंड द मीनिंग ऑफ इट इज नथिंग बट बेंडिंग ऑफ लाइट। नथिंग बट बेंडिंग ऑफ लाइट। ये लाइट बेंड होती क्यों है? व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो क्या होता है कि उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है, मतलब मीडियम की डेंसिटी चेंज हो जाती है। करेक्ट, एयर में कुछ है, ग्लास की डेंसिटी कुछ है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी स्पीड चेंज हो जाएगी। अब एक एग्जांपल आप लीजिए, अगर आप साइकिल से जा रहे हैं, मे बी 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर आपकी मैक्सिमम स्पीड होगी। सामने से अचानक कुछ आता है और आप ब्रेक लगाते हैं, तो क्या आप सीधे खड़े होंगे या मुड़ के खड़े होंगे? ऑल ऑफ यू कमेंट ऑन दिस। करेक्ट, तो डेफिनेटली आपकी जो साइकिल की डायरेक्शन हो थोड़ी मुड़ जाती है, राइट? तो आप स्पीड देखिए कितना डिफरेंस आया, 30 किलोमीटर पर आवर टू 0 किलोमीटर पर आवर चेंज हुई। जबकि अगर हम लाइट की बात करें, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज अराउंड 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हुई आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एंड 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड हुई इन ग्लास, वेलोसिटी इन ग्लास। ओके, सो दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब क्या है, इतनी स्पीड चेंज हो जाने की वजह से लाइट अपना रास्ता थोड़ा सा मोड़ लेती है, जिस फिनोमेना को हमने नाम दिया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेंडिंग ऑफ लाइट, पहली बात तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट होती क्यों है? ड्यू टू द चेंज इन डेंसिटी, ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी ऑफ मीडियम, the speed of light changes, the speed of light changes and hence it bends. तो what is the cause of refraction? रिफ्रैक्शन होता क्यों है? उसकी स्पीड चेंज हो जाने की वजह से उसकी डायरेक्शन में थोड़ा बैंड आ जाता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अगर हम इसके लॉज के बारे में बात करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इतनी बात समझ ली तो आपका चैप्टर 70% क्लियर हो जाता है। इसकी बाद में हम बस एप्लीकेशन ही पढ़ेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो हमने लाइव क्लास इसलिए रखी है, यू कैन कीप कमेंटिंग अबाउट योर डाउट, हम उसके बारे में बात करते रहेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, जिसको हम म्यू बोलते हैं। म्यू, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये वर्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड, बिकॉज पूरी चैप्टर की कहानी इस वर्ड के चारों तरफ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली something that will tell you about the optical density, and optical density will tell you about speed, and the speed will, or you can say the change in speed will tell you about the bending, कि वो कितना बेंड हो रहा है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका v1 बाई v2 के बराबर भी होता है, और हमें पता है, और अगर नहीं पता है तो ये समझो, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, ये है आपका वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन। तो ये समझिए, जब मीडियम चेंज होगा तो वेलोसिटी पक्का चेंज होगी। करेक्ट, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो लैम्डा को चेंज होना पड़ेगा एग्जैक्टली उतना ही जितनी की आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो लैम्डा मतलब वेवलेंथ आपकी डबल हो जाएगी। ओके, और इन द सेम वे, अगर
वेलोसिटी हाफ हो रही है तो वेवलेंथ भी हाफ हो जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझिए आप। फ्रीक्वेंसी इज सेट बाय द सोर्स। फ्रीक्वेंसी इज सेट बाय द सोर्स मतलब नेवर चेंजेस। चाहे आप कितने भी मीडियम चेंज कर लो, आपकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी। ये बात आपको पता होना चाहिए। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो इक्वल टू λ1 बाय λ2 बिकॉज फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेलोसिटी का सीधा सीधा असर आपके के वेवलेंथ के ऊपर पड़ता है। तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आपको बेंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एंड डेफिनेटली आपके वेवलेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। लेटर इन द चैप्टर वी विल बी टॉकिंग अबाउट लेंसेज ऑफ कोर्स, बिकॉज वहां पे भी रिफ्रैक्शन होता है। आपके जो चश्मे होते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स हैं चाहे वो कॉन्केव हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें यहाँ पे प्रिज्म भी पढ़ेंगे एंड चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। बट पूरी कहानी इस वर्ड के चारों तरफ घूमेगी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और यू कैन से दिस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके चारों तरफ पूरी कहानी आपकी होगी। तो मेक श्योर यू आर अवेयर ऑफ दिस। अब हम चैप्टर शुरुआत करने विद द हेल्प ऑफ नोट्स। ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इमीडिएटली आफ्टर द लेसन मिल जाएंगे। ठीक है। पिछले सेशन में मैं इसलिए नहीं दे पाया था बिकॉज ऑफ साइक्लोन, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं रही थी, बट देयर इज नो प्रॉब्लम टुडे। आज के सेशन के इमीडिएट बाद यू विल बी गेटिंग योर नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है ये समझिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है। क्या है? इट्स द बेंडिंग ऑफ रे of light passing from one medium to another medium is called as refraction of light. Snell's law क्या है? Snell's law क्या है? Sin I by sin R is equal to your refractive index, or you can say the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is nothing but mu 2 by mu 1 or sin I by sin R. ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो mu 1 sin I is equal to mu 2 sin R और mu sin theta is equal to constant। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दो टर्म आएंगी, दो टर्म आप बार बार सुनेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है जब एक मीडियम एयर हो, मतलब आप एयर से ग्लास में जा रहे हो, एयर से वाटर में जा रहे हो, एयर से किसी और मीडियम में जा रहे हो, तो एयर का या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम मानते हैं वो 1 मानते हैं, और उससे किसी भी चीज को कंपेयर करेंगे तो वो प्योर कंपैरिजन होता है, इसलिए उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 1.5 टाइम्स ज्यादा डेंसर है। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट उसमें 1.5 टाइम्स कम रहेगी, इसका मतलब वेवलेंथ उसकी 1.5 टाइम्स कम रहेगी डेफिनेटली। ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि जब दोनों ही मीडियम एयर से डिफरेंट हैं, मतलब उन दोनों मीडियम में से जिसमें लाइट मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, उनमें से एक भी एयर नहीं है, मतलब लाइट आपकी जा रही है वाटर टू ग्लास और ग्लास टू वाटर, समथिंग लाइक दिस, बट देयर इज नो एयर। तो ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एक मीडियम दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में कितना डेंसर या रेयर है, तो इसको हम यूजुअली ऐसे लिखते हैं। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं mu2 बाई mu1। इसको हम एक और तरीका भी है लिखने का, ये होता है v1 बाई v2। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। इसका एक और फॉर्मूला भी लिख सकते हो λ1 बाई λ2। इन बातों का आपको पता होना चाहिए बिकॉज यही सब यूज होते हैं चैप्टर में और कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलिए लेट्स गो अहेड। एंड यहाँ पे डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? सीधी सी बात है, नेचर ऑफ मीडिया ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन। जो ये पूरी कहानी दो मीडियम की है, आप किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहे हो, पूरी कहानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है। तो नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा ही, कलर ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा ही, और यू कैन से कलर क्या बताता है? वेवलेंथ बताता है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और ब्लू की वेवलेंथ कम है बिकॉज वायलेट इंडिगो हमारी ह्यूमन आई सेंस करती नहीं है। करेक्ट ना? टेम्परेचर ऑफ द मीडिया। अब टेम्परेचर के ऊपर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका ऑप्टिकल डेंसिटी, और यू कैन से द डेंसिटी डिक्रीजेस। डेंसिटी अगर डिक्रीज होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपका ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट,
प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू सेवरल मीडिया। देखिए ये समझिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, एक रे ऑफ लाइट यहां से आई से पॉइंट ए टू पॉइंट बी आई, यहाँ से टकराई, दिस वाज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस वाज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बैंड हुई यहाँ पे। अगर मिरर लगा हुआ है तो ये रे ऑफ लाइट एग्जैक्टली अपना पाथ रिट्रेस कर सकती है। मतलब लाइट कितनी भी बार बैंड हो, रिफ्लेक्ट हो, रिफ्रैक्ट हो, बट इट विल ऑलवेज रिट्रेस इट्स पाथ। मतलब एक इंसिडेंट रे है, एक एमरजेंट रे है। अगर एमरजेंट रे इंसिडेंट रे होती तो इंसिडेंट रे एमरजेंट रे होती। मतलब जैसे लाइट आई है वैसे ही हमेशा उल्टी भी जा सकती है। उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये आपकी इंसिडेंट रे, अगर इस केस में देखेंगे इंसिडेंट रे, ये थोड़ी सी बैंड हुई, फिर दूसरा मीडियम चेंज और ज्यादा बैंड हुई और यहां से निकली। बट अगर ये बी से निकली, अगर ये बी के अंदर से घुसती तो ये ए के अंदर से बाहर जाती। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। और इसको हम प्रूव करते हैं। देखो पहले प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 म्यू 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। मतलब अगर मान लें, एक बात को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। अगर कोई चीज आपके पास से, यू हैव सम फ्रूट विच आर डबल देन दैट आई हैव, मतलब मेरे पास अगर कुछ से 10 एप्पल हैं और आपके पास 20 एप्पल हैं, इस बात को मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ। या तो तुम्हारे पास मेरे से डबल एप्पल है, या मेरे पास तुम्हारे से हाफ एप्पल है। करेक्ट, एग्जैक्टली। वैसे ही 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 म्यू 1, इस बात को भी आप दो तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, let me know if you are able to understand or not. I believe I am able to read your comment. Sorry, I was not able to see them. हितेश अहलावत, नमस्कार सर, कैसे हो? आई एम वेरी फाइन हितेश। राहुल, मैं तुम्हें बता दूंगा, नो इशू, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है। दिस इज नॉट द डाउट सेशन, दिस इज सेशन ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हेलो गौरव, हाउ आर यू? वेरी गुड। ओके, लेटरल शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। लेटरल शिफ्ट, देखो लाइट जब भी बेंड होती है तो देखो ये से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। यहां से अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट इस पाथ से निकलती, मतलब इस डॉटेड लाइन से निकलती। बट लाइट यहाँ पे थोड़ी बेंड हो गई, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इतना आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो गया सपोज। तो लाइट यहां से निकलती है, तो इस एमरजेंट, इसको बोलते हैं एमरजेंट रे, जो रे फाइनली बाहर निकलती है उसको बोलते हैं एमरजेंट रे। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इज दैट क्लियर? ओके, नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट भी हो सकती है। देखो अगर मान लीजिए ये ग्लास स्लैब, यहाँ पे इस डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए, अगर ये ग्लास स्लैब यहाँ पे बीच में रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ से रे ऑफ लाइट जाती है, तो इंस्टेड गोइंग स्ट्रेट लाइक दिस, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट कुछ ऐसे जाती, बट ड्यू टू मीडियम चेंज इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये ऐसे हो जाएगी। एंड यहाँ से इंस्टेड गोइंग स्ट्रेट लाइक दिस, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे रिफ्लेक्शन दो बार हो रहा है, मीडियम 1, मीडियम 2 एंड मीडियम 3, बिकॉज दो बार मीडियम चेंज हुआ तो दो बार रिफ्लेक्शन होगा। तो आपको जो ये ऑब्जेक्ट है, बिकॉज आपकी आंखों में तो ये रे ऑफ लाइट आई, इसलिए आप इसी को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगा। तो ये जो हुई ना, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल शिफ्ट। और इसका अपना फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय म्यू इनटू टी। टी इज द थिकनेस, टी इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब कितना मोटा था। इज दैट ओके? वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो चलिए बात करते हैं ऑप्टिकल पाथ के बारे में। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन द सेम टाइम in which it travels a given path in a medium. Okay, मतलब क्या हुआ? Defined as the distance traveled by the light in vacuum in the same time in which it will travel a given path length in a medium. मतलब बेसिकली यहाँ पे वैक्यूम का और किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी का एंड हेंस उसके डिस्टेंस का कंपैरिजन हुआ है।
ठीक है। सो द लाइट है, ये x डिस्टेंस है, टाइम टेकन बाय द लाइट रे टू पास थ्रू द मीडियम इज म्यू x बाय c। क्यों? देखो यूजुअली व्हाट इज योर टाइम, टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होता है, बट वेलोसिटी किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू म्यू बाय सी। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, for two medium in contact the optical path is mu1 x1 plus mu2 x2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, many a times this is asked, many a times this is asked in the competitive exams। ठीक है। रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ का मतलब समझिए। सबसे पहले रियल डेप्थ क्या होती है? जो एक्चुअली आपकी डेप्थ होती है। स्विमिंग पूल अगर 12 फीट गहरा है तो वो 12 फीट गहरा है, वो रियल है। बट वो आपको 12 फीट गहरा नहीं दिखता है, वो आपको 4 फीट गहरा दिखता है, वो ऐसा अपीयर होता है, तो वो होती है आपकी अपेरेंट डेप्थ। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में डिफरेंस आ जाता है। देखिए, ये अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो ये रे ऑफ लाइट आप तक कुछ इस तरीके से जाएगी, बिकॉज इंस्टेड गोइंग स्ट्रेट इट विल बेंड टुवर्ड्स द सॉरी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिकॉज आप जा रहे हैं डेंसर से रेयर मीडियम में। अगर ऐसा हुआ तो आप इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे और आपको ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा, मतलब आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, मतलब जितना गहरा स्विमिंग पूल है आपको उतना गहरा वो नहीं दिखाई देगा। दैट इज योर अपेरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। मतलब अगर आप रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में देखते हैं तो आपको चीजें कम गहरी दिखाई देती हैं। अगर आप एक स्विमिंग पूल को देखेंगे चाहे वो 20 फीट गहरा हो, वो आपको ऐसा लगेगा कि 5-6 फीट गहरा होगा। ठीक है। इन द सेम वे अगर एक फिश एक आदमी को देख लो, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में देख रही हो, तो आपको वो बड़ा हुआ दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, हाइटेड दिखाई देगा, लंबा दिखाई देगा। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, इंस्टेड गोइंग स्ट्रेट लाइक दिस, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, एंड ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यू विल प्रोड्यूस इट बैकवर्ड, और यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। इज दैट ओके? यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, मींस अगर एक मछली एक आदमी को देखेगी तो उसको आदमी लंबा दिखाई देगा। सो दिस इज योर रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं म्यू का एक और फॉर्मूला, रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ। मतलब देखो म्यू के हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के? दैट इज साइन आई बाय साइन आर, विच इज आल्सो इक्वल टू म्यू1 बाय म्यू2 भी बोल सकते हैं, इसको हम v2 बाय v1 भी लिख सकते हैं, इसको हम λ2 बाय λ1 भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे h रियल बाय h apparent भी लिख सकते हैं। ओके, real depth is greater than apparent depth, that's why a coin at the bottom of a bucket appears to be raised। वैसे भी आप एक कांच अब अगर एक पेपर के ऊपर रख के देखेंगे, एक मोटा सा कांच, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो लेटर्स हैं जो आपने लिखे हुए हैं वो थोड़े ऊपर बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, करेक्ट? तो रियल डेप्थ इज लेस देन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम in a rarer medium and the observer is in the denser medium, उस केस में क्या होगा? real depth is less than apparent depth, that's why the high flying aeroplanes appears to be higher than the actually height। शिफ्ट जो होती है वो होती है h माइनस एच डैश, जिसका फॉर्मूला हम ऊपर देख चुके हैं, 1 माइनस 1 बाई म्यू इंटू एच, डी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, फॉर वाटर म्यू इज इक्वल टू 4/3, हेंस डी विल बी इक्वल टू h/4। फॉर ग्लास म्यू इज इक्वल टू 3/2 एंड हेंस डी विल बी इक्वल टू h/3। तो ये आपके कुछ ऑब्जर्व्ड रीडिंग है। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड जस्ट से यस इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बड़ा ही कमाल की बात है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अगर मान लीजिए ये दो मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जाती है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जाती है, इंस्टेड गोइंग स्ट्रेट लाइक दिस, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है, करेक्ट? उसी तरीके से अगर आपकी दूसरी रे ऑफ लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे ज्यादा हो जाए, करेक्ट? यहाँ पे ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस था, अब डेफिनेटली आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो गया, करेक्ट? तो इंस्टेड गोइंग स्ट्रेट लाइक दिस इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। एक हद ऐसी आएगी कि ये जो आपकी रे ऑफ लाइट थी लाइक दिस, इंस्टेड गोइंग स्ट्रेट लाइक दिस, इट विल
become parallel to the surface, it will become parallel to the surface, surface के parallel हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल क्रिटिकल और क्रिटिकल एंगल। मतलब क्रिटिकल एंगल क्या है? दैट मिनिमम एंगल एट विच द रे ऑफ लाइट बिकम्स जस्ट पैरेलल टू द सरफेस। अब अगर इससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो क्या होगा? द रे ऑफ लाइट विल बाउंस बैक। है तो ये रिफ्रैक्शन, बट हमें दिख रहा है रिफ्लेक्शन जैसा, इसलिए हम इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। इनफैक्ट यहां से हम पढ़ेंगे प्रिज्म, यहां से हम पढ़ेंगे ग्लास, ठीक है। दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मींस जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हेन योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, then the ray of light will bounce back in the same medium, then ray of light will bounce back in the same medium, which is known as total internal reflection। ये हमारे पास तीन एग्जाम्पल हैं, ठीक है। रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, ये यहाँ पे पैरेलल टू द सरफेस होगी, इसलिए इस एंगल को हम नाम दिया है क्रिटिकल एंगल। और इस केस में क्या हुआ? इस केस में क्या हुआ? इट विल बेंड अगेन इन द सेम मीडियम। इसका मतलब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। तो म्यू इज इक्वल टू, म्यू का एक और फॉर्मूला आ गया, देखिए बड़े कमाल की चीज है। म्यू का एक और फॉर्मूला आ गया जो हमने ऊपर देखा था, म्यू इज आल्सो इक्वल टू 1 बाय साइन आई सी। मैंने बताया था ये पूरा चैप्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वर्ड के चारों तरफ घूमता है और कुछ नहीं है। सारे फॉर्मूले जो भी होंगे वो तुम्हारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चारों तरफ होंगे और कुछ नहीं। When the light ray travels from a denser to a rarer medium, then deviation of ray is delta is equal to pi minus 2 theta. Correct? ये हम देख चुके हैं, pi minus 2 theta, delta maximum when theta is minimum, and hence C. Delta max is equal to pi minus 2c, C is the critical angle. Dependence of the critical angle किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा? पहला फैक्टर है color of light, color of light or wavelength of light. Critical angle depends on the wavelength. Lambda is 1 by mu is equal to exactly proportional to sin c। मतलब जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा, जैसे कि रेड कलर का, उसमें आपकी बेंडिंग उतनी ही कम होगी, एंड हेंस क्रिटिकल एंगल उतना ही ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। lambda of r is greater than lambda of violet, मतलब wavelength of red color is greater than wavelength of violet color, and hence critical angle is more for red angle and red color and less for violet color। okay, sin c, sin c is equal to 1 by mu r d, ठीक है, r d, mu r by mu d for two medium, rarer and denser, तो lambda d by lambda r, ये inversely proportional and hence velocity is basically for TIR from boundary of two surfaces media I is sin inverse mu r by mu d। okay, rarer and denser media, nature of pair of media के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। ये बताया भी हुआ है यहाँ पे कुछ रीडिंग, बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर। टेम्परेचर, विद टेम्परेचर rise, refractive index of material decreases, therefore the critical angle increases। ये बातें आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एग्जाम्पल देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। तो चलिए देखते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से आपको रोड पे अक्सर गर्मियों में जब ज्यादा गर्मी हो तो ड्राइवर्स को अक्सर एक पॉइंट दिखाई देता है रोड के ऊपर बहुत दूर, उसको हम मिराज बोलते हैं, क्योंकि उसमें आपको इमेज दिखाई देती है। क्या होता है कि ये जो रोड गर्म हो जाता है गर्मी की वजह से, ब्लैक कलर का होता है, तो यहाँ पे मीडियम रेयरर हो जाता है, यहाँ पे मीडियम रेयरर हो जाता है। एक बात और हमेशा याद रखिए, क्रिटिकल एंगल के लिए या फिर TIR के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एक और कंडीशन है, द रे मस्ट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, मतलब ये रे हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम में ही जानी चाहिए, ठीक है। तो मिराज किसको बोलते हैं ये समझो तुम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। तो यहां से जो रे ऑफ लाइट आई, अब यहाँ पे हो गया रेयर मीडियम, तो ये क्या करता है, रेयर मीडियम में कभी जाता ही नहीं, ये वापस डेंसर मीडियम में चला जाता है और आपको यहाँ पे इमेज दिखाई देती है, आपको यहाँ पे इमेज दिखाई देती है, बिकॉज यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट पहुंचती है आप उसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे। अब हमारा ब्रेन तो ट्रेंड है कि अगर नीचे की तरफ इमेज दिखाई दे रही है तो नीचे पानी पड़ा होगा, तभी तो हमें दिखाई देगा, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं मिराज। लूमिंग क्या होता है, ठीक है, लूमिंग क्या होता है, ये है आपका डेंस
डेंसर मीडियम, ऊपर है आपका रेयर मीडियम, यहाँ पे है डेंसर मीडियम, यहाँ से रे ऑफ लाइट जाती है वो ऊपर की तरफ ना जाके वापस ही बेंड हो जाती है, इसको लूमिंग बोलते हैं। इससे क्या है, आपको जो सिप है उसकी इमेज उल्टी दिखाई देती है कभी कभी, ठीक है। समुद्री इफेक्ट है ये, अगर आपने देखा हो कभी, तो अगर नहीं देखा तो जस्ट टेलिंग यू दैट इट इज नोन एज लूमिंग। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड ड्यू टू द रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द डायमंड स्पार्कल। डायमंड हमेशा चमकता है, एक बात समझिए, ठीक है, बिकॉज उसमें जो लाइट कैसे होती है वहां पे वो हिट करती रहती है, जिसको हम, जो टी आई आर ही है ऑफ कोर्स, बट उसको एक नया नाम भी दिया गया है, एफ टी आई आर। एफ टी आई आर का मतलब है फ्रस्ट्रेटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फ्रस्ट्रेटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आई मस्ट रिकमेंड यू दैट यू सब्सक्राइब द चैनल। वाई? बिकॉज अगर आप यहाँ पे संजीत सर के लेक्चर देख रहे होंगे, जो संजीत सर उस ग्लास बोर्ड के ऊपर बनाते हैं, तो आई कैन टेल यू अबाउट दैट बोर्ड, क्योंकि उसमें टी आई आर हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। जो ग्लास है, वो ग्लास के अंदर से आपको लेटर्स चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं? बिकॉज संजीत सर जो इंक यूज कर रहे होते हैं वो एक नियोन कलर है, लाइट वहां पे हिट करती है और वो आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। उसके अंदर क्या हो रहा है, दिस इज अ ग्लास, वो एक ग्लास है और उसके अंदर लाइट एक बार यहाँ एक बार यहाँ, इसको बोलते हैं हम टी आई आर। बट अगर ये कंटिन्यू होता रहे, ठीक है, इसको ये कंटिन्यू होता रहे, इसको बोलते हैं एफ टी आई आर, फ्रस्ट्रेटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे कि यहाँ पे नीचे दिखाया गया है। ऑप्टिकल फाइबर में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है? आपके घरों में लैंडलाइन फोन होगा या फिर इंटरनेट कनेक्शन होगा, तो जो वो वायर आई है उसको हम ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। इसमें क्या है, ये डेंसर मीडिया, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस डेफिनेटली क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, जो रे अंदर गई है वो रे कभी बाहर नहीं आती, मतलब कोई लॉस होता ही नहीं है, there is no loss at all. That is why the total internal reflection is so useful and so important for you in your daily life. I am from UP board. Should I watch? You must watch because this is a very important chapter. Akash, बहुत important है, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर। फील्ड विजन ऑफ फिश एंड स्विमर, अ फिश or a diver inside the water can see the whole world through a cone with apex angle 2c 98 degree, radius of base r is equal to h tangent c h by under root mu square minus 1। तो एरिया ऑफ बेस पाई एच स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये हो ये अब मतलब एक डाइवर कितना एरिया देख सकता है, दैट इज अगेन विद दैट, बिकॉज इससे ज्यादा अगर जाएगा तो ये बाउंस कर जाएगा, मतलब आप उससे बाहर देख नहीं पाओगे, तो आप एक पर्टिकुलर जगह ही देख पाते। सच ए ब्यूटीफुल फिनोमेना दैट इज, सच ए ब्यूटीफुल फिनोमेना दैट इज, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस ये इतना ही आप देख पाएंगे, ठीक है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज 9 पाई एच स्क्वायर बाय 7, एच मतलब जितनी डीप में आप हैं, जितनी हाइट ऑफ वाटर आपके ऊपर है। पोरोप्रिज्म, अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म, right angled isosceles prism which is used for periscope or binoculars. It is used to deviate light through 90 degree and 180 degree and also erect the image। ये है आपके पोरो प्रिज्म। इसमें क्या है, इसमें लाइट ऐसे आई और 90 डिग्री पे बेंड होगी, इसमें लाइट ऐसे आई और ऐसे तो 180 डिग्री पे बेंड हो गई, इसमें लाइट ऐसे ऑब्जेक्ट था और ऐसे हो गया, करेक्ट। तो दिस इज हाउ दे आर यूज्ड टू बेंड द रेज, ठीक है, इनको हम पोरो प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी एंड द फेज डू नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी और फेज कभी भी चेंज नहीं होते हैं, व्हाइल वेवलेंथ और वेलोसिटी पक्का चेंज होते हैं। इन रिफ्रैक्शन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट डिक्रीजेस एज इट गोज फ्रॉम मीडियम to another medium. A transparent solid is invisible in a liquid of same refractive index। मतलब अगर हम एक लिक्विड के अंदर एक सॉलिड डालते हैं बट दोनों का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसा था, तो आपको वो कभी भी दिखाई नहीं देगा, बिकॉज लाइट बेंड ही नहीं होगी, बेंड नहीं होगी तो आपको दिखाएगा कैसे, करेक्ट। When a glass slab kept over a various colored letters seen from the top, the violet color letters appears closer because lambda of mu is less than lambda of r and hence refractive index of mu is greater than refractive index of r। Mu is equal to lambda by lambda dash, if increases h dash the decrease letter appears to be closer। Water drop in air
बबल्स बिहेव्स एज अ लेंस। करेक्ट। नीचे कुछ एग्जांपल मैंने दे रखे हैं। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज गो थ्रू विद देम एंड मेक श्योर यू प्रैक्टिस दैम। सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो हमने किए हैं, ये सारे क्वेश्चन एआईपीएमटी में, नीट में बार बार पूछे गए, आईआईटी मेंस में पूछे गए हैं। मेक श्योर यू प्रैक्टिस देम एंड गेट बैक टू मी टुमारो। इसके ऊपर हम डाउट सेशन रखेंगे। ठीक है, सारे बहुत सारे दिए हैं। रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस के ऊपर बात करते हैं। म्यू वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम फ्रॉम विच द लाइट रेज कमिंग। एक ये है म्यू वन, अगर यहाँ से लाइट आ रही है, ये है आपका म्यू टू जहां पे लाइट जा रही है, ये है आपका म्यू वन, ये है आपका म्यू टू। ठीक है, देन दिस इज द डिस्टेंस विच द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, r is the radius of curvature, then mu 2 minus mu 1 by r is equal to mu 2 by v minus mu 2 by u। ठीक है, v और u आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस हैं, एज यू नो। ठीक है, रूपश्री बोहरा, वेलकम टू द क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बोलो, मुझे बताओ। स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं। If a thin spherical fish ball of radius 10 cm, इसके radius 10 cm, filled with water of refractive index 4/3, there is a small fish at a distance 4 cm. कितना? 4 cm from the center C as shown in the figure, where the image of the fish appear to be seen from E। अगर हम E से देखते हैं तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? हमें पता है mu 2 by v minus mu 1 by u is equal to mu 2 minus mu 1 by r। यूजुअली ये फॉर्मूला आपने देखा था, 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by r। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पिक्चर में आ जाता है तो म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। ये फॉर्मूला आपका याद कर लेना चाहिए आपको। ठीक है, लेंस के बारे में बात करते हैं। हमारे पास जो लेंस होते हैं, इनको हम डेली लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशन में बहुत बार यूज करते हैं। हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, स्फेरिकल लेंस की बात करें ऑफकोर्स, बिकॉज सीधा तो ग्लास स्लैब होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेंसेज में हमारे डबल कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स है। ठीक है, ये तीनों, डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कुछ नहीं, जैसे उनकी साइड है, दोनों साइड अगर कॉन्वेक्स है तो डबल कॉन्वेक्स, एक साइड प्लेन है एक साइड कॉन्वेक्स है तो आपका प्लेनो कॉन्वेक्स, एक साइड कॉनकेव है एक साइड कॉन्वेक्स है तो आपका कॉनकेवो कॉन्वेक्स। उसी तरीके से ये है डबल कॉनकेव, या इसको बाई कॉनकेव भी बोलते हैं, प्लेनो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, सम डेफिनेशन, क्या क्या है डेफिनेशन, आपने छोटे क्लास में ही पढ़ी होंगी। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द लेंस इज अ पार्ट। बिकॉज लेंस अगर बना है, अगर मान लीजिए ये ऐसे बना है, करेक्ट, ये अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो डेफिनेटली ये कैसा स्फीयर रहा होगा, करेक्ट, और एक ऐसा स्फीयर भी रहा होगा। इन दोनों का जो सेंटर होता है, करेक्ट, ये सेंटर 1, ये सेंटर 2, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे इसका सेंटर होता है। ठीक है, ठीक है, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, और इज द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इज बेसिकली द सेंटर ऑफ द लेंस, और कुछ नहीं है। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस वो होता है जहां पे जो पैरेलल रे आ रही हो आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट ए पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। या फिर अगर डाइवर्ज, देखो दो तरह के लेंस है हमारे पास, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। अगर ये इस तरीके से बैंड हो जाए, इसको हम डाइवर्जिंग बोलते हैं। इनको हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं और जहां पे भी दे अपीयर टू बी मीटिंग हो उसको हम बोलते हैं बेसिकली प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ इज नथिंग बट ऑप्टिकल सेंटर से आपका फोकस जितनी दूर है उस लेंथ को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। पावर ऑफ द लेंस होती है 1 बाई फोकल लेंथ। जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी पावर उतनी कम होगी, मतलब आपका लेंस जो हो उसको कम फोकस कर पा रहा है। अपर्चर का मतलब होता है इफेक्टिव डायमीटर, जैसे कि मिरर में था, सेम वे यहाँ पे भी है। और एंड यू हैव ए टेबल फॉर दिस, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ी थी। लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी, मैग्निफिकेशन बहुत कम होगी, रियल होगी, इनवर्टेड होगी। जब 2f के बियॉन्ड है इमेज f और 2f के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड होगी, रियल होगी, इनवर्टेड होगी। जब 2f के ऊपर है तो इमेज 2f के ऊपर बनेगी, मैग्निफिकेशन 1 होगी, रियल होगी, इनवर्टेड होगी। बिटवीन f एंड 2f है तो अवे फ्रॉम 2f बनेगी, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगी, रियल होगी, इनवर्टेड होगी। फोकस के ऊपर तो इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी, मैग्नीफाइड, मतलब इनफैक्ट हाईली मैग्नीफाइड होगी, रियल होगी, इनवर्टेड होगी। और जब ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में है तो डिस्टेंस विल बी, तो आपकी सेम साइड पे बनेगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, मैग्नीफाइड होगी। ये हो गए आपके
कॉन्वेक्स लेंस, और यू कैन से डबल कॉन्वेक्स लेंस, और यू कैन से बाई कॉन्वेक्स लेंस। और अगर कॉन्केव लेंस की बात करें, डबल कॉन्केव लेंस की बात करें, बाई कॉन्केव लेंस की बात करें, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर हो तो इमेज फोकस के ऊपर बनती है, मैग्निफिकेशन डिमिनिश्ड, इनफैक्ट हाईली डिमिनिश्ड होती है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, अगेन एक बात समझिए, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज अगर मैग्नीफाइड है इसका मतलब कॉन्वेक्स के काम है वो, बिकॉज कॉन्केव कभी भी आपको मैग्नीफाइड इमेज नहीं देता, ये हमेशा ही आपको डिमिनिश्ड इमेज देता है, नो मैटर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेंस मेकर फॉर्मूला हम बात करते हैं, ठीक है। इसके डेरिवेशन के साथ I'll give you the derivation of this, it will make better sense to you, and then we will go ahead with this. So we'll continue the class from here tomorrow. I hope you really learned something. इतनी बातों के ऊपर आप फोकस कीजिए, इनके बारे में अच्छे से पढ़िए, make sure you practice all the question, make sure you practice all the question, ठीक है, of whatever I have given। यहाँ से हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज लेफ्ट आउट, बट नेक्स्ट क्लास में वी विल ट्राई दैट द चैप्टर इज ओवर। So thank you so much for watching. God bless you. Take care. Stay safe. Stay home. And have a great time at home.